घटनाएं और प्रक्रियाएं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र एक फ्रेडरिक सरियू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्य का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र देखें। चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्राप्ति की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सरियू ने कल्पना दर्शन यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास नए शब्द निरंकुशवाद, एब्सोल्यूटिज्म, ऐसी सरकारी या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। कल्पना दर्शन यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। गतिविधियां। आपकी राय में चित्र 1 किस प्रकार एक कल्पनादर्शी दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरियू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लम्बार्डिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरियू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसा ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। संक्षेपण की यह भावना अत्यंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। स्रोत को अर्नेस्ट रेनेन। राष्ट्र क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनेन 1823 से 1892 ने 1882 में सोबान
सरबॉन विश्वविद्यालय में दिए। एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्यू ईस्ट सीई क्यू यूएनई नेशन, राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनेन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा पर चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक, एक लार्ज स्केल सॉलिडरिटी है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने की का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरी भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। नए शब्द जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता हो। चर्चा करें। रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दे। उसके मतानुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीति और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूहों में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि, ला पैट्रिट और नागरिक, ली सिटीजन जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नए फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा, द ट्राई कलर चुना गया जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। स्टेटस जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा के समूहों द्वारा किए जाने लगा और उसका नाम बदल कर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई संतुष्टियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की
जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट चित्र में ये दिखाई गई है। चित्र में प्रदर्शित चित्र 2 एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ, जिसे पत्रकार एड्रियास रेबमान ने 1798 में डिजाइन किया था। फ्रेंच बास्टील में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया। यह किला जर्मन प्रांत केसेल में निरंकुश शासक के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया, लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेपमान एक पत्रकार था जो मेंज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जोकोबिन गुट का सदस्य था, जो कि ये पंचांग चित्र में दिखाई गई है। आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, अटलांटिक सागर, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, इंग्लैंड, डेनमार्क, रूसी साम्राज्य, होबर, ग्रेट ब्रिटेन, प्रसा, पोलैंड, नीदरलैंड, बावेरिया, गालिसिया, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, लघु राज्य, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, अर्मानिया, फारस, ऑटोमन साम्राज्य, मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन, साइप्रस, मिस्र, भूमध्य सागर, क्रेता, यूनान, ग्रीस, दोनों सिसिलियों का राजतंत्र, कोर्सिया, सार्डिनिया, स्पेन, पुर्तगाल, ट्यूनीस, अल्जीरिया, मोरक्को फ्रांस के बगल चित्र में दिखाई गई हैं। चित्र 3 वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप का दृश्य दिखाई गई है। किया था, मगर प्रशासन क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, मानती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आजादी चखी। उद्योगपतियों और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून चित्र में ये झंडे गाड़ते हुए लोगों का दृश्य दिखाई गई है। चित्र 4 जो वे बेक्रेन, जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्षारोपण। जर्मनी चित्रकार कार्ल केस्पर फ्रिड्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जे वे बेक्रेन शहर पर कब्जा है। अपनी नीली, सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों में दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो एक किसान की गाड़ी बाई छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। बीच का अग्रभाग है और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद है, हमसे आजादी और समानता ले लो। यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के
आवागमन में सहूलियत होगी, लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। चित्र में दिखाई गई है ये चित्र 5 राइनलैंड का डाकिया लाइप्सिग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। यह नेपोलियन को 1803 में लाइप्सिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरते हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसी राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्तता क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैजनबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाके के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलिनबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। हैजनबर्ग साम्राज्य में लम्बार्डिया और वेनेशिया जैसे इतावली भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैंगेयार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलिनबर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैजनबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लावोक कार्निओला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट और पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला था तो केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? कुछ महत्वपूर्ण तिथियां 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत 1814 से 1815 में नेपोलियन का पतन, वियना शांति संधि 1821 में यूनानीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ, 1848 में फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग करता, इतालियन जर्मनी, मैंगेयार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1859 से 1870 इटली का एकीकरण, 1866 से 1871 जर्मनी का एकीकरण, 1805 में हैबेन्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। कुलीनबर्ग और नया मध्य वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीनबर्ग
यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक संबंधों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वीय यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबरल पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसा सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार सफरेज के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोधी आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्ग की यह रोजगार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषीय इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदम से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैबेसबर्ग से न्यूरमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़ों को नापने का पैमाने ईले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता। मेंज
मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइमबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन जोलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांशतः जर्मन राज्य शामिल हो गया। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। 1815 के बाद एक नया रूढ़वादी 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़वादी की भावना से प्रेरित हुई। रूढ़वादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़वादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापस नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसे पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वे प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश की सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसे नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए थे ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर स्रोत ख अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगी कि राष्ट्र कैसे विकसित कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मनी में ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइड्रिख लिस्ट ने 1834 में लिखा, जालवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितनी बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतनी ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। चर्चा करें उन राजनीतिक उद्देश्यों का विवरण दे जिन्हें आर्थिक कदमों द्वारा हासिल करने की उम्मीद लिस्ट को है। नए शब्द रूढ़वादी ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित स्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पार्डिमांट में जिनेवा जोड़ दिया गया। प्रशा की उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी
का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य था उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़वादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़वादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज्यादातर सरकारें ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़वादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। प्रेस की आज़ादी गतिविधि यूरोप के नक्शे पर उन परिवर्तनों को चिन्हित करें जो वियना कांग्रेस के फलस्वरूप सामने आए। चर्चा करें व्यंग्यकार क्या दर्शाने का प्रयास कर रहा है। चित्र में दिखाई गई है ये विथ फ्लैग वेल्च इन हंटर स्वेजिंग बेड्स वर्ड्स से ये चित्र में बैठे लोग चित्र 6 चिंतकों का क्लब है। 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग चित्र है। बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, इसे पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। दूसरा, ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्य को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे मुजले बांटे जाएंगे। क्रांतिकारी 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतांत्रिक व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था जो था इटली का क्रांतिकारी जोसेफी मैत्सीनी। उनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सीनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैत्सीनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सीनी ने रूढ़वादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ये चित्र में दिखाई गई है जो मैत्सीनी बैठा हुआ टेबल पर दिखाया गया है। चित्र 7 में जोसेफ मैत्सीनी और बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना गियाकोमो मात्तेगांजा का चित्र दिखाई गई है।
क्रांतियों का युग 1830 से 1848 जैसे जैसे रूढ़वादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्ग के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बूम्बे बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़वादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रेसेल में भी विद्रोह भड़क गए, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वसन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी सांस्कृतिक हेलिनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ था। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्मों और संगीत के राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकल्प करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क और वितर्क चित्र में दिखाई गई है। ये चित्र में नीचे बैठे चित्र 8 यूजीन देलाक्रोआ द मैसेकर एट की आस 1824। फ्रांसीसी चित्रकार देलाक्रोआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रूमानी चित्रकारों में से एक था। यह विशाल चित्र 4.19 मीटर गुणे 3.54 मीटर एक घटना को चित्रित करता है, जिसमें कि औस द्वीप पर कहा जाता है तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। देलाक्रोआ ने घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावनाएं उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की है, जो कि महिलाएं का सबका दृश्य इसमें दिखाई गई है। और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मनी दार्शनिक योहान गाडफ्रीड जैसे रूमानीय चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोग दास वोल्क में निहित था। राष्ट्र वोल्गिस्ट
की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्यों और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। इसीलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेशों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियां, ग्रेट पावर्स ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्रता भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुरपिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया, और पोलेनस और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लाद गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजन और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या की जबरदस्त वृद्धि हुई। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयाती मशीनों से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषि सामंती शुल्कों और जमींदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ाने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। स्रोत बॉक्स एक ग्रिम बंधुओं की कहानी, लोक कथाएं और राष्ट्र निर्माण। ग्रिम्स फेयरी टेल्स एक जाना माना नाम है। जैकब ग्रिम और विल्हेल्म ग्रिम बंधुओं का जन्म क्रमशः 1785 और 86 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथाएं उनकी जानकारी में आती उसे लिख कर रख लेते थे। ये कहानियां बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। ग्रिम बंधु फ्रांस के आश्चर्य को जर्मनी संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठा की थी वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति है। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। पर चर्चा करें
राष्ट्रीय पहचान के निर्मित होने में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व की चर्चा करें। चित्र में दिखाई गई है ये दृश्य चित्र 9 कृषक विद्रोह 1848 का ये दृश्य दिखाया गया है। 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक रोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इसमें पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन्हें ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनकरों का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठा रहे ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमत गिरा दी है। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पहुंची। वे ज्यादातर मजदूर की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीजें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर चर्चा करें। सिलेसियाई बुनकरों के विद्रोह के कारणों का वर्णन करें। पत्रकार के नजरिए पर टिप्पणी करें। गतिविधि कल्पना कीजिए कि आप एक बुनकर हैं जिसने चीजों को बदलते हुए देखा है। आपने क्या देखा, इस आधार पर एक रिपोर्ट लिखिए। दिया। वह 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। 1848 उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्यवर्गीय की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्यवर्ग के स्त्री पुरुष ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसी संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धज जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीनबर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य
वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान नए शब्द नारीवाद, स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध। स्रोत गौ। स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था? उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल वेलकर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। प्राकृतिक ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। पुरुष जो ज्यादातर ताकतवर है, दोनों में से ज्यादा निर्भीक और मुक्त है, उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया गया है, और वह कानून, उत्पादन तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए। महिला जो कमजोर, निर्भक और दब्बू है, उसे पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता है। उसका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण है। क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलापों और गरिमा को खतरे में डाल देगी? लुइजे ऑटो पीटर्स 1819 से 95 तक एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। उसके अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादित छाप। आइए हम यह पूछें कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचार से ओतप्रोत हैं। सभी लोग, सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे। जब उनसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ। हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए है, यानी पुरुष, मगर स्वतंत्रता से अविभाज्य है। अतः स्वतंत्र पुरुषों को प्रतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। उसी अखबार के एक अनाम पाठक ने 25 जून 1850 को संपादक को निम्नलिखित पत्र भेजा। महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण है, जबकि उन्होंने संपत्ति का अधिकार है जिसका वे इस्तेमाल करती हैं और जिम्मेदारियां भी उठाती हैं। हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो उसी के लिए पुरुषों को मिलते हैं। यह अन्याय क्यों है? क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह एक पुरुष है, जबकि अत्यंत काबिल महिलाओं को, जो काफी संपत्ति की मालकिन होती हैं, इसी हक से वंचित रखा जाता है। यद्यपि वे राज्य के रख रखाव में इतना ज्यादा योगदान देती हैं। चित्र में दिखाई गई है, ये ऊपर महिला का दृश्य दिखाई गई है। सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद समकालीन रंगीन चित्र ऊपर बाईं दीर्घा में महिलाएं बैठी हुई दृश्य में दिखाई गई हैं। चर्चा करें। ऊपर उदित 3 लेखकों द्वारा महिलाओं के अधिकारों के प्रश्न पर व्यक्त विचारों की तुलना करें। उनसे उदारवादी विचारधारा के बारे में क्या स्पष्ट होता है? नए शब्द विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाला विचार समूह मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता था। तो 1848 के बाद के वर्षों के मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हाइजेनबर्ग
कार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दिया गया। हेजनबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैंगयारों के प्रभुत्व का सत्ता ही साफ हुआ। जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी एक सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिसमें जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसे आपने देखा है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों जंकर्स ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इन प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 को सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्सा के महल के बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। सभा ने प्रसा के काइजर विलियम्स प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया और प्रसा द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बन गया। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हेजनबर्ग साम्राज्य में बिखराव हुआ। चित्र में दिखाई गई है ये शीशे महल का दृश्य, जो शीशा महल चारों तरफ से शीशा लगा हुआ है। चित्र एक अनंत वान वार्नर की कृति। वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा। चित्र के बीच में काइजर और प्रशियाई सेना के मुख्य कमांडर जनरल वान रून खड़े हैं। उनके पास है बिस्मार्क। इस विशाल कृति 2.7 मीटर गुणे 2.7 मीटर को चित्रकार ने 1885 में बिस्मार्क के 17वें जन्मदिन पर उन्हें भेंट किया था, जो कि चित्र में दिखाई गई है। बिस्मार्क का दृश्य बीच में दिखाया गया है। उत्तरी सागर, बाल्टीय सागर, स्लेस्विग होल्स्टीन, मेक्लेनबर्ग, स्वेरिन, पोमेरेनिया, पश्चिमी प्रसा, पूर्वी प्रसा, रूसी साम्राज्य प्रसा, पोसेन, ब्रेंडेनबर्ग, होनवर, स्टोफेलिया, ब्रुnsविक, राइनलैंड, हेसेन, नासा, तुर्जिनियल, पोसेन, सिलेसिया, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, württemberg, बेडेन, बावेरिया। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871। प्रसा 1866 से पहले ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध। 1866 से पहले प्रसा द्वारा विजित जर्मन महासंघ से बेदखल ऑस्ट्रिया भूभाग। 1867 में जो हरे रंग वाले दिखाए गए हैं। जर्मन महासंघ की स्थापना हेतु प्रसा में शामिल 1867। जर्मन साम्राज्य की स्थापना हेतु दक्षिण जर्मन राज्य प्रसा में शामिल 1871, जो कि लाल रंग वाले दिखाए गए हैं। प्रसा
फ्रांस युद्ध में प्रशा द्वारा विजित 1871 का दृश्य दिखाई गई है, जो कि नीले रंग से दिखाई गई है। प्रशा का विजित क्षेत्र दिखाया गया है था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनियाई पिडमांट में एक इतावली राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हेजेनबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिण क्षेत्र स्पेन के बुर्बों राजाओं के अधीन थे। इतावली भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में यूसेप मित्सिनी ने एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलताओं से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर एमुनुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजरों में एकीकृत इटली अनेक उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास करने वाला। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीरों और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूर का हाथ था, से सार्डिनिया पिडमांट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब। चित्र में 13 व्यंग्य चित्र जर्मन राइखस्टैग संसद में ऑटो वान बिस्मार्क फिगारो से वियना 5 मार्च 1870 का दृश्य, जो कि चाबुक लिए हाथ में दिखाया गया है। गतिविधि: इस व्यंग्य चित्र का वर्णन करें जिसमें बिस्मार्क और संसद के निर्वाचित डिप्यूटीज के बीच किस प्रकार का संबंध दिखाई देता है। यहाँ चित्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की क्या व्याख्या करना चाहता है। हुआ नियमित सैनिकों के अलावा जियूसेप गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमेनुअल द्वितीय को एकत्रित इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजाने थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटलिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एमेनुअल की पत्नी थी। गतिविधि: चित्र 14 को देखें। क्या आपको लगता है कि इनमें से किसी भी क्षेत्र में रहने वाले खुद को इतावली मानते हों? चित्र 14 की जांच करें। कौन सा क्षेत्र सबसे पहले एकीकृत इटली का हिस्सा बना? सबसे आखिरी में कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ? किस साल सबसे ज्यादा राज्य एकीकृत इटली में शामिल हुए? ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्यों का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का स्विट्जरलैंड, लिम्बार्ड, वेनिसिया, वेसाई, सार्डिनिया, मोनाको, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, सान मेरिन, पेपल राज्य, दोनों सिसिलियों का राजतंत्र, ट्यूसिनिया। चित्र 14 को एकीकरण से पूर्व इटली के राज्य 1858। चित्र 14 को एकीकरण के बाद इटली नक्शे में एकीकृत राज्यों के वर्षों को दर्शाया गया है। ट्यूसिनिया
स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया 1866, 1858, 1858 से 60, 1870, 1860, 1858 में दिखाया। जर्मनी का एकीकरण नए शब्द में निर्जातीय इथेनिक, एक साझा नस्लीय जनजाति या सामाजिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। नतीजा था 18वीं शताब्दी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं, ब्रिटानिया द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय इथेनिक थी। इन सभी जाति समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ला राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ला संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसमें इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटानी संसद में आंग्ला सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रिटानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई से बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देशों पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रिटानिया प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फटोन और उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ला संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रिटानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव और नोवेल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया, और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह पाए। बाक्सदू जो यूसेफ गैरिबाल्डी 1807 से 82 संभवतः इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे मशहूर हैं। उसका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था, और वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1835 में उसकी मुलाकात मेस्सिनी से हुई। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा, और 1834 में पीडमांट के गणतांत्रिक विद्रोह में उसने भाग लिया। यह विद्रोह कुचल दिया गया और गैरिबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहां वह 1848 तक निर्वासन में रहा। 1854 में उसने विक्टर एमेनुअल सेकंड का समर्थन किया, जो इटावली राज्यों को एकत्रित करने का प्रयास कर रहा था। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड्स, हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। वे रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। वहां एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शर्ट फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाई। 1870 में जब प्रसाद से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए,
तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में सम्मिलित हुआ। चित्र में दिखाई गई है इटली का दृश्य। चित्र 15 गैरिबाल्डी सार्डिनिया पीडमांट के राजा विक्टर एमुनुअल सेकंड को इटली नामक बूट जूता पहनाने में मदद करते हुए 1859 का अंग्रेजी व्यंग्य चित्र दिखाई गई है। गतिविधि चित्र के गैरिबाल्डी के सिडनियाई पीडमांट के राजा को जूते पहनाते दिखाया गया है। अब इटली के नक्शे को फिर देखें। यह व्यंग्य चित्र क्या कहने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश के कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जमा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, वह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए है। इस प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्रों के विचार को रेखांकित किया। उसने चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियाना की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सके। मारियाना की छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाती है, क्योंकि जर्मनी बलूत वीरता का प्रतीक है। चित्र में ये डाक टिकट रूपी फ्रांस। चित्र 16 1850 का डाक टिकट। इसमें मैरियाना की तस्वीर बनाई गई जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये चित्र में दिखाई गई है। चित्र 17 जर्मेनिया। चित्रकार फिलिप वोट 1848। चित्रकार ने जर्मेनिया के इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया। चूंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाना था और जहां मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई है। चित्र में दिखाई गई है नए शब्द रूपक। जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। एक रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। बॉक्स 3 प्रतीकों के अर्थ, गुण, महत्व, टूटी हुई बेड़ियां, आजादी मिलना। 5 छाप कवच, जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति, बलूत पत्तियों का मुकुट, बहादुरी, तलवार, मुकाबलों की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की ढाल, शांति की चाह, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। 1848 के उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। उगते हुए सूर्य की किरण, एक नए युग का सूत्रपात दिखाया गया है। बॉक्स 3 में दिए गए चार्ट की सहायता से वेत के जर्मेनिया के गुणों को पहचाने और तस्वीरों के प्रतीकात्मक अर्थों की व्याख्या करें। 1836 की एक पुरानी रूपकात्मक तस्वीर
में वेइट ने काइजर के मुकुट को उस जगह चित्रित किया था जहां अब उन्होंने टूटी हुई बेड़ियां दिखाई गई हैं। इस बदलाव का महत्व स्पष्ट करें गतिविधियों में ये चित्र दिखाई गई हैं। ये लेटे हुए व्यक्ति चित्र 18 में द फॉलन जर्मनी, हताश जर्मनिया, जूलियस हाइब्यूनर 1885 में दिखाई गई गतिविधि बताएं कि चित्र 18 में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्र के इस रूपकात्मक चित्रण में ह्यूबनर किन ऐतिहासिक घटनाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। ये चित्र में दिखाई गई हैं। चित्र 19 जर्मनिया गार्डिंग द राइन, राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया। 1860 में चित्रकार लॉरेंज क्लासेन को यह चित्र बनाने का काम सौंपा गया। जर्मेनिया की तलवार पर खुदा हुआ है जर्मन तलवार, जर्मन राइन की रक्षा करती है। गतिविधि चित्र 10 को एक बार फिर देखें। कल्पना करें कि आप मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट के नागरिक हैं और संसद की कार्रवाई के समय वहीं मौजूद हैं। यदि आप हॉल ऑफ डेप्यूटीज में बैठे हुए पुरुष होते तो दीवार पर लगे जर्मेनिया के बैनर को देखकर क्या महसूस करते, और अगर आप हॉल ऑफ डेप्यूटीज में बैठे महिला होती तो इस चित्र को देखकर क्या महसूस करती। दोनों भाव लिखें। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का एक वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इसी बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टीनीग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लावा पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानिया राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई थी। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य के आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा था, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसके चंगुल से निकल कर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन क्षेत्रों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया है। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोह राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्वालय और राष्ट्रीय समूहों ने अपने पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए आजादी से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। रूसी, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध शुरू
हुआ। इसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध बढ़ना शुरू हुआ। चित्र में दिखाई गई है फ्रीडम के दृश्य, ये चित्र पूरे कॉन्टिनेंट के साथ दिखाई गई है। चित्र 20 ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता एक मानचित्र, सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्रता का बैनर थामने दिखाई देते हैं। अग्रभाग में ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक ब्रिटानिया विजय भाव के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा है। उपनिवेशों को शेर, हाथी, वन और आदिम समुदायों की छवियों के जरिए दर्शाया गया है। दुनिया पर प्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया गया है। चित्र में दिखाई गई है जो कि ब्रिटिश को फरिश्ते के रूप में दिखाई गई है। फ्रीडम, फर्टिनिटी, फेडरेशन, फ्रीडम, फर्टिलिटी और फेडरेशन के दृश्य से दिखाई गई है। पूरे वर्ल्ड पे ब्रिटिश की देवी का साम्राज्य दिखाई गई है। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया, लेकिन इसी बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्ति ने उपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इसी अर्थ में राष्ट्रवादी थे। वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपने तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर यह विचार कि समाज को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया।